वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का जो है उदाहरण है। यहाँ पे चित्र बनाना या सुई पकड़ना या तेज चलना या धागे में मोती पिरोना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए इसमें स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण कौन सा होता है। तो स्थूल गामक कौशल वे कौशल होते हैं जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, कूदना हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे तेज चलना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहां पे मांसपेशियों का उपयोग तेजी से होता है वो होता है आपका स्थूल गामक कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर, सिर से पैर की ओर, या केंद्र से बाहर, या सामान्य से विशिष्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। सीटेड एग्जाम को अगर आपको पास करना है पहले ही प्रयास में, तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इन क्वेश्चंस को आप करके जाइए। 100% यही हो बहू आपको जो है 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भाई रिपीट बहुत होते हैं। इतना क्वेश्चन आप कर लोगे, नए क्वेश्चंस करोगे तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने के कोई फायदे नहीं कि आप 2011, 12, 15 का सॉल्व कर रहे हो, उससे नहीं आने वाले प्रश्न। आएंगे तो नए आएंगे। ऑनलाइन एग्जाम जब हुए थे उससे लेके इधर तक। तो विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, तो ये केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं। विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। तो बताइए कौन कौन से इसमें समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और वीडियो को लाइक करिए। हजारों की संख्या में क्लास को देखी जाती है, बट लाइक की संख्या 50-100 ही आती है, तो इसे भी 1000 की संख्या में पहुंचाइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। क्या विद्यालय है? बिल्कुल है। क्या किताबें हैं? बिल्कुल है। मीडिया है? बिल्कुल है। माता पिता तो प्राथमिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संवेदी गामक अवस्था में, या पूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें जो है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, या कार्यात्मक स्थिरता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। सीखने के लिए तत्परता हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका पहला आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए,
चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, यंत्री उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, या कानून और व्यवस्था उन्मुखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बताइए किस अवस्था में है? तो ये जो है कानून और व्यवस्था उन्मुखी में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करोगे सभी लोग। 7 का, कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, या उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, या प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, या अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? बताइए भाई, क्या आप उन्हें नकल करने के लिए कहेंगे? नहीं। पर उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहेंगे? नहीं भाई। स्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना चाहिए? नहीं, प्रश्न को जटिल नहीं बनाना है, प्रश्न से संबंधित उनको जो है संकेत देना है, कुछ टिप्स देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवाइगोस्की ने किसके कार्यवर्णन की अनुशंसा की है? सामाजिक पृथक्करण की, या सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, या कंठस्थीकरण, या निष्क्रिय अनुसरण। बताइए बताइए, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवाइगोस्की ने किसके कार्यवर्णन की अनुशंसा की है? क्या निष्क्रिय अनुसरण होगा? नहीं भाई। कंठस्थीकरण होगा? नहीं। सामाजिक पृथक्करण होगा? नहीं। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टैग वर्ड से आप तुरंत सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 9वां है कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, या परीक्षाएं। बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीतात्मक, या अंतर्वैयक्तिक। बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को लाइक करिए सब लोग फटाफट। बताएंगे सब लोग। अहमद जो है मनोपचारक या परामर्शदाता, जिसे काउंसलर के नाम से जाना जाता है, वो बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? अंतर्वैयक्तिक। यहां पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न। सहयोगात्मक अधिगम या कार्यवर्णन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए, या विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना है, या चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना है, या विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहयोगात्मक अधिगम का कार्यवर्णन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है।
ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है भाई, लैंग्वेज चेंज करके। ये जो है जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, या सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, या विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए, या मानकीकृत पाठ्य चर्चा और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए? बताइए, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए चौथा तो आपका जो है गलत ही हो गया, है ना, मानकीकृत पाठ्य चर्चा, क्योंकि प्रश्न आपका पॉजिटिव है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण नहीं करना है आपको, ठीक है। केवल यही आपका सही है कि सभी से सफलता की अपेक्षाएं करने एवं बनाए रखनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? बताइए सब लोग, डीएलएड अगर आप लोग किए होंगे तो ये प्रश्न आप जरूर से जरूर पढ़े होंगे। बताइए रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, या केवल सत्र के अंत में, या केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? बताएंगे कौन सा नंबर है? बताइए 14 है, जवाब दीजिए सब लोग। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? एक ये रचनात्मक आकलन होता है, एक योगात्मक आकलन होता है। तो रचनात्मक आकलन जो किया जाता है ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो है पूरे सत्र के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट करके बताइए कि योगात्मक आकलन जो है कब किया जाता है, योगात्मक आकलन कब किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? श्रीलंका का राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? ये वाला प्रश्न कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, या विद्यार्थियों का नामीकरण और पृथक्करण? बताइए समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मानकीकृत दिखा काट दो, अध्यापक केंद्रित नेगेटिव होता है, पृथक्करण भी आपको नहीं करना है, तो विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान है की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती महसूस करता है? भावनात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वय में, या सामाजिक अंतःक्रियाओं में, या लिखित विषय वस्तु के बोध में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? अधिगम विकार से प्रश्न आते हैं। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और आज दोपहर में 2:30 बजे अधिगम विकार की क्लास आएगी। जैसे ये पैटर्न वैकल हो गया, इंग्लिश में ज्यादातर पूछता है डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, है ना, तो ये करवा दूंगा। एक प्रश्न तो फिक्स रहता है, बाकी शब्द में पूछता है तो 2 से 3 प्रश्न ये फिक्स रहते हैं एग्जाम में, तो इनको मैं क्लियर करा दूंगा आज, ठीक है। तो दोपहर 2:30 बजे आप जुड़िए जरूर, इसकी वीडियो आएगी। तो पठन वैकल्य जो है लिखित विषय वस्तु के बोध से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्ग्राफिया इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए
स्वालीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास इसका मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष है, या सामाजिक संप्रेषण का मजबूत पक्ष भी है, या स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने का मजबूत पक्ष है, या दैरादनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक समझ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि का माध्यम से जो है बचना चाहिए? बताइए। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, या स्पर्शग्राही मानचित्र देना, या सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, या अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, आप मौखिक में बताओगे तो वो तो सुन ही पाएंगे, है ना? तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये तो, इससे तो बचना नहीं चाहिए। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, वो स्पर्श करके जो है मानचित्र को पहचान कर सकते हैं, तो ये भी सही है आपका। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, भाई जो उनके लिए जो सहायक उपकरण है उनको तो देना ही चाहिए, अनुमति भी देनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, भाई लिखित परीक्षण आपको नहीं लेना है जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, है ना? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न है, जो ब्रेन लिपि होती है उसमें कितने बिंदु होते हैं? बताइए। 3 बिंदु, या 4 बिंदु, या 6 बिंदु, या 5 बिंदु? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है इसमें? बताइए बताइए, इसमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। बताइए प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है कौन सी विशेषता इसमें? क्या औसत से अधिक बुद्धि स्तर रहता है प्रतिभाशाली छात्रों की या विद्यार्थियों की? हाँ बिल्कुल सही है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होता है इनके पास, बिल्कुल सही होता है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रेरणा होती है, बिल्कुल सही है। जानकारी को ग्रहण करने में क्या धीमापन होता है? नहीं भाई, धीमापन नहीं होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, ठीक है। तो यही आपका नहीं सही है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करोगे 21 का, कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश परिपेक्ष और अधिगम के प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पे क्या होगा? वृद्धि बोधक एक सक्रिय, या अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, या बुद्धि बोधक एक निष्क्रिय, या अस्तित्व बोधक एक सक्रिय? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे जैसे निष्क्रिय दिखा, प्रश्न आपका पॉजिटिव है, प्रोत्साहित यहां पे वर्ड लगा हुआ है ना, तो निष्क्रिय जहां जहां दिखा काट दो। अब इनमें से बताइए आप लोग, बताइए पहला और चौथा में से बताइए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के अस्तित्व बोधक या बुद्धि बोधक, क्या आएगा यहां पे? बताइए सब लोग। वृद्धि बोधक आएगा यहां पे, ठीक है, वृद्धि बोधक। परिपेक्ष और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पे वृद्धि बोधक आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है 22 का, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, उत्साह, आनंद, बोरियत? बताइए यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस पक्ष का अनुभव करने की संभावना है? बोरियत, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से
करने के लिए करना चाहिए, या प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, या विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, या विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं से संबंधता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। बताइए, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो भाई उसे करना क्या है बताइए? प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, या अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, या कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, या मानकीकृत पाठ्य चर्चा जो सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान न रखती हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? क्या मानकीकृत होगा? नहीं भाई। कंठस्थीकरण होगा? नहीं। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी जो है बड़ा महसूस करते हैं। यदि कक्षा का प्रवेश समुन्नत करता है तो अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन होना चाहिए, या अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण होना चाहिए, या ज्ञान का मात्र पुनर्उत्पादन होना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई निष्क्रिय होगा नहीं, है ना? तो तीसरे पे है, तो तीसरा जहां जहां भी हो आप काट दो, बचा आपका पहला दूसरा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए? बताइए, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, या जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना है? जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, या समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, या अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, या विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुसरण करके। देखिए प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो जहां पे निगेटिव टैग वर्ड देखें काट दो, केवल देखा काट दो, है ना? अब बताइए इन दोनों में से बताइए, पहला सही होगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, या व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है? बताइए, अधिगम की गति किस पर निर्भर है? तो अधिगम की गति व्यक्तिगत और जो है वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, या उनके अनुभव से संबंधित नहीं है, या हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी हुई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। भाई इससे सरल प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। सबसे सरल प्रश्न, क्या अनदेखी कर रहे हैं आपको? नहीं भाई, उनके अनुभव से संबंधित नहीं है भाई, संबंधित गलत होती है नहीं, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचना को दर्शाती है विद्यार्थियों की वैकल्पिक उदाहरण है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, या संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? कि संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, इससे बचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिर्फ प्रेस कर लीजिए। क्लास कैसी लगी, प्रश्न कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और दोपहर 2:30 बजे टैग वर्ड की क्लास में आप जरूर से जरूर, टैग वर्ड नहीं, अधिगम
वाली क्लास होगी, उसमें आप जुड़ना मत भूलिए, ठीक है।